संध्या की सास को मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन संध्या ने अपनी माँ और सहेलियों को बुलाकर घर में पार्टी शुरू कर दी थी। उस रात देर तक खाने पीने का कार्यक्रम चलता रहा। सभी सहेलियां चली गईं तो संध्या ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम हॉल में सो जाओ। शारदा को बहुत नींद आ रही थी, लेकिन वे हॉल में न सोकर सीधे उस बंद कमरे में सोने चली गईं जहां संध्या की सास रहती थी और जिसकी मृत्यु के बाद से कोई भी उस कमरे में नहीं गया था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में था। रात हो गई और अचानक शारदा को महसूस हुआ कि कोई उनकी गद्दी हिला रहा है। उन्होंने मन में सोचा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि उनका बिस्तर हवा में ऊपर उठ रहा है। डर के मारे उन्होंने जोर से चीख मारी। वे घबरा कर उठकर बैठ गईं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर उनका बिस्तर कौन उठा रहा था? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वे डर से जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज सुनकर संध्या रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ माँ? मैंने तुमसे कहा था ना कि हॉल में सोना। डरने की क्या बात है? नहीं बेटी, मैं नहीं डर रही हूँ, शारदा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। संध्या ने गंभीर आवाज में कहा, माँ, जब से सासू माँ मरी हैं, तब से हम उस कमरे में नहीं जाते। रात तो दूर, दिन में भी वहां जाने से डर लगता है। हमने कितनी ही पूजा पाठ की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। वो बुढ़िया मरने के बाद भी हमें चैन से बैठने नहीं दे रही। शारदा ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटी, वो सच में पापी थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, नहीं तो अब तक मुक्त हो गई होती। लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे एक तांत्रिक पता है जो ऐसे भूतों को काबू में करने में माहिर है। तेरी सास चाहे कितनी भी पापी हो, वह उसे सबक सिखा देगा। कल मेरे साथ चलना। ठीक है माँ, मैं चलूंगी, लेकिन आज की रात तो कम से कम तुम हॉल में सो जाओ। उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पर भी हमला हो गया तो? संध्या ने चिंतित होकर पूछा। शारदा हंसी और बोली, अरे, वो बुढ़िया मुझ पर क्या हमला करेगी? तुम्हें याद है ना, मैंने उसे दांतों से चने चबवाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसी सबक सिखाई थी कि उसके होश उड़ गए थे। अगर अब वो वापस आई तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। मतलब तू फिर से उसी के साथ सोने वाली है? संध्या ने चौंक कर पूछा। नहीं रे, अब नहीं, मैं हॉल में ही सोती हूँ, शारदा ने जल्दी से जवाब दिया। अगले दिन सुबह शारदा नहाकर आईं, तभी संध्या ने उनसे पूछा, माँ, नाश्ते में क्या बनाऊं? जो कहोगी वही बनाऊंगी। तभी अचानक कमरे से एक डरावनी आवाज बाहर आई। अपनी माँ से पूछकर नाश्ता क्यों बना रही है? उसे भी वही बासी रोटी और नमक दे, जैसा तू मुझे देती थी। देख, डाइनिंग टेबल पर रोटी और नमक रखा है। अगर उसने नहीं खाया तो बहुत महंगा पड़ेगा। यह आवाज संध्या की सास सावित्री जी की थी। संध्या डर के मारे कांपने लगी और उसने सूखी रोटी उठाकर अपनी माँ के मुंह में डालना शुरू किया। शारदा भी डर के मारे चुपचाप रोटी निगलने लगीं। सावित्री जी की गूंजती आवाज से दोनों डरकर एक कोने में जाकर छुप गईं। संध्या ने कांपते हुए पूछा, माँ, अब तो विश्वास हुआ ना मेरी बातों पर? सासू माँ, मरकर भी इसी घर में है। तभी फिर एक जोरदार आवाज आई। अरे, इतनी जल्दी भूल गई? तुम दोनों ने मेरी सुख शांति का नाश किया था। अब मेरी बारी है। अब मेरे पास 100 गुना ताकत है। मैं भी तुम्हारी सुख शांति तबाह किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। शारदा वो दृश्य देखकर बिल्कुल कांटे गए पेड़ की तरह गिर पड़ी और वहीं बेहोश हो गईं। तभी फिर एक डरावनी आवाज गूंजी। अरे, अभी से डर गई? मुझे तंग करने वाली तू ही तो थी ना? संध्या डर के मारे वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। कुछ देर के लिए शांति छा गई। फिर उसने भागकर मां के चेहरे पर पानी छिड़का। थोड़ी देर में शारदा को होश आ गया, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं था। पर संध्या के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अचानक उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसकी आंखों के सामने सारी घटनाएं दोबारा घूमने लगीं। कैसे उसने अपनी सास को तंग किया, उन्हें सताया और कितना मानसिक कष्ट दिया। अब उसी बातों का बदला लेने के लिए उसकी सास वापस लौटी थी। संध्या भूतकाल की यादों में खोई हुई थी। उस समय घर में सभी लोग अमर की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी लोग सावित्री को शुभकामनाएं दे रहे थे और उन्हें उपहार दे रहे थे। सावित्री, जो 62 साल की थीं, विधवा थीं। उन्होंने कई साल पहले अपने पति को एक भयानक दुर्घटना में खो दिया था। तभी से उन्होंने अपने बेटे अमर, जो 30 साल का था, की परवरिश अकेले ही की थी।
उसकी पढ़ाई से लेकर भविष्य तक की हर चीज का उन्होंने ही ध्यान रखा। अमर बड़ा हुआ तो सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद सावित्री को उसके लिए एक अच्छा विवाह का प्रस्ताव मिला। जब अमर छुट्टी पर आया तो उसकी शादी संध्या, जो 26 साल की थी, से करवा दी गई। शादी के बाद अमर फिर से ड्यूटी पर लौट गया। उसकी नौकरी की प्रकृति ऐसी थी कि उसे घर से दूर रहना पड़ता था, इसलिए घर में अब सिर्फ संध्या और सावित्री ही थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे संध्या का व्यवहार बदलने लगा। उसे रात देर तक पार्टियां करने का शौक लग गया। जब भी सावित्री कुछ कहती तो वह उल्टा जवाब देती और उन्हें तकलीफ पहुंचाती। धीरे धीरे उसे अपनी सास असहनीय लगने लगी। अब संध्या कोई भी काम बिना शिकायत किए नहीं करती थी। सावित्री को उसके बोलने और व्यवहार से बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। उन्हें अमर से भी कुछ नहीं कहना था, क्योंकि उसका मन पहले से ही बॉर्डर पर देश सेवा में लगा हुआ था। उन्हें नहीं लगता था कि अमर को और मानसिक तनाव देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने संध्या का व्यवहार चुपचाप सहना शुरू कर दिया। संध्या ने इसका बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। वह अक्सर अपनी मां शारदा, जो 50 साल की थी, को घर बुलाती थी। दोनों मिलकर सावित्री को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करती थीं। उन पर हुक्म चलाती थीं, कोई भी काम करते समय उनका अपमान करती थीं और पूरे दिन उन्हें तंग करती रहती थीं। एक दिन संध्या ने सावित्री से कहा, माँ, आज खाना मत बनाइए। मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, पिज्जा, बर्गर और पनीर की सब्जी। मैं और मेरी माँ वहीं खा लेंगे। इस पर सावित्री ने कहा, ठीक है बहू, मैं अपने लिए थोड़ी खिचड़ी बना लेती हूँ। इतना कहकर वह रसोई में दाल चावल कुकर में चढ़ाने की तैयारी करने लगी। तभी पीछे से संध्या आकर बोली, अरे, ये क्या कर रही हैं आप? मैंने साफ कहा था ना कि कुछ भी नहीं बनाना है। सुनाई नहीं देता क्या? सावित्री धीरे से बोली, बेटा, बाहर से जो खाना आ रहा है वो तेरे और तेरी माँ के लिए है। मेरे लिए तो कुछ नहीं है ना, इसलिए मैं सिर्फ अपने लिए खिचड़ी बना रही थी। ये सुनते ही संध्या ने उन्हें रसोई से बाहर कर दिया और तिरस्कार से बोली, वाह रे, भाई साहब, मालकिन बनने चली हैं। कोई हवेली है क्या यह? इस घर में सिर्फ मेरी ही चलती है। आपके लिए अलग से कुछ भी नहीं बनेगा। न आप इस घर की मालकिन हैं और न ही आपके लिए इस घर में अलग चूल्हा जलेगा। यूं ही गैस बर्बाद नहीं करेंगे। आपका बेटा आपके इन फालतू खर्चों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर सरहद पर नहीं लड़ता। सावित्री बोली, बेटा, तू पिज्जा बर्गर खाएगी, लेकिन मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या करूं? और तू यह क्या कह रही है? मेरा बेटा फालतू में कमाता नहीं। वो इस घर के लिए, इस परिवार के लिए मेहनत करता है। जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। ये सुनते ही संध्या चिल्ला पड़ी, हाँ, पता है मुझे, बिना पेट भरे तुम्हें नींद नहीं आती। फ्रिज में 2 दिन पुरानी ब्रेड और सब्जी रखी है, वही खा लेना। लेकिन अगर कुछ पकाया तो फिर देख लेना। यह कहकर संध्या वहां से चली गई। बेचारी सावित्री ने कुछ बोलना टाल दिया और बासी सब्जी के साथ सूखी ब्रेड खाकर अपनी भूख मिटा ली। बाहर से मंगवाए गए पिज्जा, बर्गर और पनीर के आने के बाद संध्या और उसकी मां शारदा सोफे पर आराम से बैठ गईं और जानबूझकर सावित्री के सामने चाव से खाने लगीं। काम निपटाने के बाद सावित्री अपने कमरे में सोने चली गईं। कुछ घंटों बाद शारदा ने उन्हें आवाज दी, अरे सावित्री, इतनी जल्दी सो गईं? घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गईं? जरा हींग नींबू का पानी तो लेकर आइए, पेट बहुत भारी लग रहा है। संध्या ने हंसते हुए पूछा, अरे माँ, थोड़ा कम खा लिया होता तो क्या बिगड़ जाता? शारदा बोली, अरे बच्ची, खाना बर्बाद हो जाता ना, इसीलिए खा लिया। तू तो कुछ भी दिल से नहीं लगाती, फेंक देती है। मुझे खाना बर्बाद करना पसंद नहीं। संध्या ने कहा, अरे माँ, खाना बर्बाद कैसे होता? सासू माँ तो हमारी थाली की तरफ ललचाई नजरों से देख रही थीं। थोड़ा दया दिखाकर उन्हें भी दे दिया होता। वैसे भी उन्हें तो हमारे झूठे खाने की आदत है। दोनों जोर से हंसने लगीं। तभी सावित्री हींग नींबू का पानी लेकर आ गईं। शारदा ने वह पानी पीते ही उल्टी कर दी। तुरंत संध्या सावित्री पर चिल्लाई, अरे सासू माँ, आपने पानी में कुछ मिला तो नहीं दिया? सावित्री ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैंने सिर्फ हींग डाली थी। संध्या ने गुस्से में आंखें बड़ी करते हुए कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी माँ को उल्टी हो गई, उनकी साड़ी खराब हो गई। अब यह सब आप ही साफ करें।
फिर संध्या ने अपनी माँ की उल्टी भी सावित्री से साफ करवाई। समय आगे बढ़ता गया और फिर अमर ने सबको अपने घर आने की खबर दी। शारदा भी यह खबर सुनकर घर में निश्चिंत बैठी थी। लेकिन तभी संध्या ने चिंता से पूछा, माँ, अमर तो अगले हफ्ते ही आ रहा है। अगर उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ बता दिया तो क्या होगा? वह तो मुझे घर से निकाल देगा। उसे तो अपनी माँ की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता। शारदा तुरंत बोली, अरे संध्या, अगर उसे कुछ कहना होता तो अब तक कब की कह चुकी होती। लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। इससे पहले कि वह अपने दामाद को कुछ बताए, हमें कुछ करना ही होगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमें इसका इंतजाम करना ही पड़ेगा। संध्या ने पूछा, लेकिन माँ, हमें करना क्या होगा? शारदा बोली, सुन, अब कुछ दिन उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आना है। उसकी अच्छे से देखभाल करनी है। उसे नई साड़ी दिलवानी है और घर का कोई भी काम उससे नहीं करवाना है। फिर एक दिन उसके खाने में जहर मिलाना है। उसके बाद 2 दिन हम मेरे घर चले जाएंगे। वो यहीं पड़ी रहेगी और हम कह देंगे कि उसे हार्ट अटैक आया था। फिर हम वापस घर आ जाएंगे। इससे उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। संध्या चिंता में पड़ गई। माँ, लेकिन अगर किसी को शक हुआ या किसी को कुछ पता चल गया तो? शारदा आत्मविश्वास से बोली, संध्या, मैं कल मार्केट से एक खास जड़ी बूटी लाऊंगी, जिसे खाने के 5 घंटे बाद मौत हो जाती है और मुंह पर कोई झाग भी नहीं आता। इसलिए किसी को कोई शक नहीं होगा। संध्या ने संतोष के साथ सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, ये एकदम सही है। इसके बाद जैसे जैसे अमर के आने का दिन करीब आता गया, दोनों का सावित्री के साथ व्यवहार बेहद मीठा और प्यार भरा हो गया। सावित्री समझ रही थी कि यह सब सिर्फ अमर के आने की खबर की वजह से हो रहा है। इसलिए वह शांतिपूर्वक दोनों औरतों का नाटक देख रही थी। एक दिन संध्या ने सावित्री से कहा, माँ, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है। आप खा लेना। मैं वहां शारदा को छोड़ने जा रही हूँ। कल अमर के आने से पहले वापस आ जाऊंगी। इसके बाद शारदा और संध्या ने अपनी पूरी योजना को अंजाम दिया और सावित्री के जीवन में वह भयानक जड़ी बूटी मिला दी। फिर दोनों निश्चिंत होकर घर से निकल गईं। अमर बहुत खुशी से अपनी माँ के लिए कई सुंदर और महंगे तोहफे लेकर आया था। साथ ही माँ को पसंद आने वाली गर्मागर्म जलेबियां भी लाया था। घर पहुंचते ही वह उत्साह से चिल्लाया, माँ, माँ, कहाँ हो? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह हैरान रह गया क्योंकि पहले माँ हमेशा उसकी बेसब्री से राह देखती और दरवाजे पर बैठी रहती। अमर बार बार आवाज लगाता रहा, माँ, मैं देर से आया हूँ, लेकिन अगली बार जल्दी आऊंगा। देखो, तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। वह सोफे पर बैठकर बोल रहा था, लेकिन माँ की तरफ से कोई उत्तर नहीं आ रहा था। जब उसे कुछ बहुत गलत होने का शक हुआ, तो वह डरते डरते अंदर गया। वहां उसने देखा कि माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। सांसें थम चुकी थीं। अमर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने माँ को हिलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिली। अमर निराश होकर जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त शारदा और संध्या घर में आ गईं। अमर की आंसू भरी आंखें देखकर संध्या ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, क्या हुआ अमर? फिर बोली, माँ तो कल तक बिल्कुल ठीक थी। अचानक ये सब कैसे हो गया? वह दुख में डूबी हुई चेहरा ढंक कर खड़ी रही और बोली, हे भगवान, मेरी माँ को वापस ले आओ। और जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार सावित्री का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमर गहरे दुख में डूब गया। पहले ही वह अपने पिता की छाया खो चुका था और अब माँ भी चली गई थी। लेकिन संध्या और शारदा अब मनमाफिक खुशी मना रही थीं। कुछ दिनों बाद संध्या मायके चली गई, लेकिन अमर अब भी घर पर ही था। संध्या को खुशी हुई कि अब अमर के चले जाने के बाद वह फिर से शारदा को घर बुलाकर मस्ती कर सकेगी। एक दिन अमर को बहुत भूख लगी थी। वह जोर से बोला, संध्या, खाना तैयार है क्या? कुकर में कुछ पक रहा है, क्या है वो? संध्या रसोई में गई और देखा कि कुकर में छोले पक रहे थे, लेकिन उसने तो कुछ भी नहीं बनाया था। आश्चर्य से वह खुद से ही बड़बड़ाने लगी, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो छोले भिगोए ही नहीं थे। अमर ने छोले खाए और कहा, अरे वाह, बिल्कुल माँ जैसे बनाए हैं। यह सुनकर संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन छोले पकाए किसने? संध्या काम में व्यस्त थी, इसलिए उसने इन बातों को नजरअंदाज किया और फिर से अपने काम में लग गई। एक दिन उसने फोन पर शारदा से कहा, माँ,
मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करके वहां आपके रहने का इंतजाम कर दूं। अब आप आराम से उस कमरे में रह सकती हैं। पहले तो उस बाई के साथ रहना पड़ता था। शारदा बोली, हाँ बेटा, अब मैं तेरे घर पर मन भर के आराम कर सकूंगी। संध्या तुरंत सावित्री के कमरे की सफाई करने चली गई। सबसे पहले उसने तय किया कि अलमारी साफ करेगी, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली, वैसे ही सावित्री की एक पुरानी फोटो नीचे गिर पड़ी और उसमें से खून बहने लगा। यह देखकर संध्या डर गई। उसने घबराकर तुरंत अलमारी बंद कर दी और कमरे से बाहर भागने लगी। लेकिन तभी उसे सामने सावित्री खड़ी दिखाई दी। उस पल संध्या की सांसें तेज हो गईं। उसके पैरों में कंपन होने लगा और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उसे कुछ बोलना था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी सावित्री की आवाज आई, क्या हुआ बहू? तुम्हें लगा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पालोगी? लेकिन मैं तुम्हारा रोना देखकर जा नहीं सकी। तू रोज भगवान के सामने रो रो कर मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं लौट आई। अब बस मेरा शरीर गया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही सावित्री ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, संध्या जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया, तो उसने सामने अमर को खड़ा देखा और डर के मारे एकदम उठकर बैठ गई। उसने तुरंत कहा, अमर, माँ गई नहीं है। वो आज भी अपनी आत्मा के रूप में अपने कमरे में ही है। मैंने अभी अभी उन्हें देखा है। अमर हैरान होकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? जो एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। मैं खुद माँ के अंतिम संस्कार में मौजूद था। वो कैसे लौट सकती हैं? तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। लेकिन संध्या जोर से चिल्लाई, नहीं अमर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। तुम एक बार माँ के कमरे में जाकर उनका फोटो देखो, उस पर खून लगा हुआ है। अमर ने उस पर विश्वास कर कमरे में जाकर फोटो ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। फिर उसने संध्या का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम्हें भ्रम हुआ है। यहाँ कोई खून नहीं है। लेकिन संध्या की आंखें डर के मारे लाल हो गई थीं, क्योंकि उसे अमर के पीछे खड़ी सावित्री साफ साफ दिखाई दे रही थी। संध्या डर के मारे चीख पड़ी और कमरे से बाहर भाग गई। उसने कितनी भी पूजा अर्चना की, मंत्र तंत्र किए, लेकिन उसे हमेशा घर में सावित्री की उपस्थिति महसूस होती रही। आखिरकार अमर के काम पर लौटने का दिन आ गया। उसके एक दिन पहले शारदा घर आईं। रात को वह सावित्री के कमरे में सोने चली गईं, लेकिन अचानक उनका बिस्तर हिलने लगा। वह डर के मारे चीख पड़ीं। अगले दिन अचानक उन्होंने सावित्री की डरावनी आवाज सुनी और शरीर पर सिहरन दौड़ गई। तभी सावित्री उनके सामने आ गईं और बोलीं, अमर तो चला गया, अब तुम्हारा आखिरी काम पूरा करने आई हूं। शारदा और संध्या दोनों के पैर डर से कांपने लगे, लेकिन एक बात आज तक समझ में नहीं आई। उस दिन मैंने तो सिर्फ रोटी सब्जी खाई थी। फिर अचानक मेरी छाती में दर्द होने लगा और मेरी सांसें रुकने लगीं। मेरे खाने में ऐसा क्या मिलाया गया था? मुझे बताओ। भय से संध्या ने कबूल किया, माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये सब मेरी माँ ने ही तय किया था। उसी ने वह जहरीला पदार्थ लाकर दिया था और मुझसे कहा था कि तुम्हें खिलाना है ताकि तुम्हारी मौत के कोई लक्षण न दिखें और सबको लगे कि तुमने प्राकृतिक मृत्यु पाई। मैंने तो मना किया था, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। यह सुनकर शारदा गुस्से से बोली, वाह रे लड़की, कमाल है तेरी। अब जब सावित्री जी आत्मा बनकर सामने खड़ी हैं, तो सारी गलती मुझ पर डाल रही हो। शुरू से ही तू अपनी सास को सहन नहीं कर पा रही थी। जब दामाद घर पर नहीं होते थे, तब तू उन पर अत्याचार करती थी और अब खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर डाल रही हो। ऐसी बेटी किसी को भी न मिले। शारदा और संध्या में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। तभी अचानक अमर वहां आ गया। उसे देखते ही संध्या चुप हो गई और बस उसकी ओर देखती रह गई। अमर ने कहा, अरे, दोनों अचानक चुप क्यों हो गईं? जब इतना कुछ कह दिया, तो यह भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार किए थे और हमेशा मुझसे शिकायत करती थी कि माँ तुझसे बुरा व्यवहार करती है, तुझे सताती है। लेकिन अब मुझे असली सच पता चल गया है। न सिर्फ उनकी हत्या कैसे की गई, बल्कि तुम्हारी पूरी साजिश मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये सुनकर संध्या घबरा गई। अमर, आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर गए थे ना? आप गलत समझ रहे हैं। सच में माँ की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हमने उन्हें मारा नहीं। हम इतने निर्दयी नहीं हैं। अमर उसके झूठ पर हंसते हुए बोला,
अब भी झूठ बोल रही हो? लगता है अब माँ का डर खत्म हो गया है। लेकिन माँ, आप इतनी शांत होकर खड़ी हैं और इसे अब भी समझ नहीं आ रहा है। यह सुनकर संध्या डरते हुए बोली, अमर, आपको भी माँ दिख रही हैं। उन्हें कहिए कि हमें माफ कर दें। हमें जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उनके आत्मा के प्रकोप से हमें बचा लीजिए। अमर हंसते हुए फिर से बोला, अगर आत्मा जैसी कोई चीज होती तो अब तक तुम दोनों ही आत्मा बन चुकी होती। ये सच में मेरी माँ है, जो अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही संध्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोली, क्या? ये जिंदा है? लेकिन कैसे? तुमने तो खुद उनके अंतिम संस्कार किए थे ना? अमर ने कहा, हाँ, किया था, क्योंकि यह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लोग ही नाटक कर सकते हो? जब तुम झूठी बनकर नाटक कर रही थी, तभी मेरी माँ को भी अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। संध्या ने हैरानी से पूछा, मतलब माँ ने उस दिन जहर नहीं खाया था? अमर बोला, नहीं, उस दिन तुम दोनों डर गई थी कि कहीं माँ मेरी शिकायत न कर दें, इसलिए तुमने उन्हें खाने में जहर देने की साजिश रची। लेकिन माँ ने सब सुन लिया और मुझे फोन करके बताया। मैं तुरंत वहां पहुंचा और तय किया कि अब इस पूरे खेल का पर्दाफाश करना है। मैंने माँ को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और तुम्हारे नाटक को वैसे ही चलने दिया। ये सुनकर संध्या ने पूछा, लेकिन फिर वह खून से सना फोटो, अपने आप बजने वाली कुकर की सीटी, अचानक चीजों का दिखना और फिर गायब हो जाना, ये सब क्या था? अमर हंसते हुए बोला, ये सब भी मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं तो तुम दोनों को तुरंत जेल भिजवा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना था, इसलिए मैंने खुद तुमसे कबूल करवाया। शारदा डरते हुए बोली, अमर, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने परिवार के पास जाने दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब मैं कभी भी यहाँ वापस नहीं आऊंगी और संध्या से भी कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। अमर गुस्से में बोला, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। तुम भी वही कर रही हो। अगर तुम्हारी मंशा सही होती तो तुम संध्या को सही रास्ता दिखा सकती थी, लेकिन उल्टा तुमने उसी का साथ दिया और अपनी ही बेटी की सास को मारने की साजिश रची। इसके बाद अमर ने ताली बजाई और तुरंत पुलिस को अंदर बुलाया। अरेस्ट करो इन्हें, इन्होंने खुद ही अपना जुर्म कबूल किया है। तभी सावित्री आगे आई और बोली, बहू, तूने मुझ पर कितने अत्याचार किए, फिर भी मैंने कभी अमर से तेरी शिकायत नहीं की। मुझे उसका घर बचाना था, लेकिन तूने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया। मैं भी एक औरत हूँ और मुझे किसी और औरत को जेल नहीं भेजना है, लेकिन अगर मैंने आज तुझे माफ कर दिया तो कल हर बहू अपनी सास को मारने का सोचने लगेगी। पुलिस को देखकर संध्या अमर के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, अमर, चाहो तो मुझे तलाक दे दो, लेकिन मुझे जेल मत भेजो। मेरी माँ की उम्र का तो ख्याल करो। अमर ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, क्या तूने मेरी माँ की उम्र का ख्याल किया था जब तूने उन्हें मारने की साजिश रची थी? अब ड्रामा बंद कर और कोर्ट में जाकर अपनी कहानियां सुनाना। आखिर में अमर ने कोर्ट में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए और दोनों महिलाओं को 5 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद सावित्री ने अमर की शादी अपनी सहेली की बेटी शीतल, जो 24 साल की थी, से करवा दी। शीतल ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और दिल से सावित्री की सेवा की। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अमर ने सही किया? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।